क्षितिज पार्ट 2 ल्हासा की ओर, जिसके लेखक हैं राहुल सांस्कृत्यायन, और इस पाठ की विधा है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत क्या होता है? हम किसी जगह की यात्रा पर जाएं और वहाँ की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, वहाँ के लोगों का खान पान, रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति आदि के बारे में लिखें तो वो यात्रा वृत्तांत कहलाता है और एक तरह से ये संस्मरण विधा के अंतर्गत आता है। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। अब लेखक क्या कह रहे हैं कि जिस रास्ते से वो तिब्बत जा रहे थे वो नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य मार्ग था। फरीकलिंगपो का रास्ता तब तक नहीं खुला था, यानी जो दूसरा रास्ता था फरीकलिंगपो का, वो रास्ता उस वक्त बंद था। नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। मतलब इसी रास्ते से नेपाल और हिंदुस्तान से जो चीज़ें थी वो आयात निर्यात होती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था, क्योंकि चीज़ें लाई ले जाई जाती थी। इस वजह से यह व्यापार के लिए ही रास्ता नहीं था, बल्कि ये कभी किसी समय में ये सैनिक रास्ता भी रहा था, क्योंकि इस जगह पर रास्ते पर जगह जगह किले बने हुए थे जिनमें चीनी पलटन रहा करती थी, चीनी सेना रहा करती थी। लेकिन अब यह रास्ता सैनिक रास्ता नहीं रहा और बहुत से जो फौजी मकान हैं वो गिर चुके हैं और जो बचे हुए हैं उनमें किसी ने किसान ने अपना बसेरा बना लिया है और कोई राहगीरों के लिए विश्राम का स्थल बन गया है। लेखक कहते हैं कि ऐसे ही एक परित्यक्त चीनी किले में वो और उनके साथी चाय पीने के लिए रुके। अब लेखक बोलते हैं कि तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। तकलीफ़ें क्या हैं कि एक तो बहुत ठंड होती है, दूसरा वो ऊंचाई पर है, इस वजह से उनको परेशानी आती है यात्रियों को। लेकिन बहुत सी आराम की बातें भी हैं। वो क्या है? एक तो वहाँ पर जात पात या छुआछूत को लेकर के कोई भेदभाव नहीं किया जाता और वहाँ की औरतों को भी स्वतंत्रता है, वो किसी तरह के पर्दे में नहीं रहती हैं। सिर्फ जो बहुत निम्न श्रेणी मतलब भिखारी जैसे लगने वाले लोग या जिनकी वेशभूषा या जिन पर थोड़ा बहुत भी शक हो कि ये चोर हो सकते हैं, ऐसे लोगों को वहाँ के घरों में घुसने की इजाज़त नहीं है, वरना कोई भी अनजान या अपरिचित व्यक्ति उनके घर में सीधा जा सकता है और वहाँ पर अपने साथ झोली में लाए चाय दे सकता है वहाँ की महिला को, जो आपको उसको पकाकर दे सकती है। और अगर आपको उसके ऊपर विश्वास नहीं है तो आप खुद भी जा कर के, खुद उनके घर में जा कर के उस चाय को बना सकते हैं। उनके चाय की विशेषता क्या होती थी कि उसमें मक्खन, सोडा और नमक डाला जाता है और वो उसको बना कर के किस में दे देते हैं? टोटीदार बर्तन। अब टोटीदार बर्तन क्या होता है? ऐसा बर्तन जिसके अंदर टैप लगा हुआ हो। चाय पीकर जब लेखक और उसके साथी वहाँ से निकलने लगे तो एक आदमी उनसे राहदारी मांगने आया। राहदारी क्या होती है? राह का खर्चा, जैसे टोल टैक्स हम लोग देते हैं, ठीक उसी तरह से। उनके पास चिटें थी जो उन्होंने उनको दे दी। अब ये लोग थोंगला के पहले, थोंगला स्थान का नाम है, उसके पहले की आखिरी गांव तक पहुंच गए थे। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। सुमति कौन है? लेखक का मित्र है और एक बौद्ध भिक्षु है जो वहाँ पर रहता है। क्योंकि ये लोग भिखारी के वेश में थे और मैंने अभी आपको बताया कि भिखारी या जिस पर उनको आशंका होती है कि ये चोर हो सकता है, तो वो उन लोगों को जगह नहीं देते या अपने घरों में नहीं आने देते। तो लेखक कहते हैं कि भिखारी के वेश में होते हुए भी उस समय उनको रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई। क्यों मिल गई? क्योंकि उनके साथ सुमति थे, सुमति के वो जान पहचान से आए थे, इस वजह से। लेखक बताते हैं कि 5 साल बाद जब वो इसी रास्ते से दोबारा आए, जबकि वो इस समय भिखारी के वेश में भी नहीं थे और घोड़ों पर सवार होकर आए थे, फिर भी उनको किसी ने रहने के लिए जगह नहीं दी और उनको एक झोंपड़ी में रुकना पड़ा। लेखक बताते हैं कि ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि उस समय शाम का समय था और वो लोग छंग पीकर, छंग मतलब एक नशीला पेय पदार्थ होता है जिसको पी कर के वो होश हवास में नहीं रहते, इस वजह से उनको वो जगह उन्होंने रहने के लिए अच्छी जगह नहीं दी।
यहाँ से निकलने के बाद लेखक कहते हैं कि अब उन्हें सबसे विकट डांडा ठोंगला पार करना था। डांडे क्या हैं? तिब्बत में ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होती हैं, 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई जितनी, और उनके बीच में जो घाटियाँ होती हैं वहाँ पर नदियाँ होती हैं और ख़तरनाक मोड़ होते हैं। तो इस वजह से वो स्थान निर्जन होते हैं और उनके आसपास कोई भी आबादी नहीं होती। निर्जन मतलब जहाँ पर कोई भी जन या लोग न रहते हों। खतरनाक मोड़, घाटियाँ और दूर दूर तक कोई गांव न होने के कारण, कोई आबादी न होने के कारण ये डाकुओं के छिपने के लिए एक अच्छी जगह है। डाकू वहाँ राहगीरों को देखते ही गोली मार देते थे। अब वो ऐसा किस लिए करते थे? क्योंकि जिस समय लेखक वहाँ पर गए, तिब्बत गए, उस समय वहाँ पर हथियार रखने के संबंध में कोई भी कानून नहीं था। मतलब हथियार कोई भी रख सकता था। अगर आज हमें हथियार रखना है, खरीदना है, तो हमें क्या बनवाना पड़ेगा? लाइसेंस। उस समय वहाँ पर ऐसी कोई भी कानूनी व्यवस्था नहीं थी। तो डाकुओं के पास तो हथियार रहते ही थे, वहाँ से आने जाने वाले जो राहगीर होते थे उन लोगों के पास भी हथियार लाठी की तरह मौजूद होते थे। तो यदि डाकू उनको नहीं मारेंगे तो उससे पहले वो राहगीर उनको मार सकता है, इसलिए लूटने से पहले डाकू उन राहगीरों को मार देते थे। लेखक क्योंकि भिखारी के वेश में थे तो उन्होंने ये रास्ता भीख मांगने का अभिनय करते हुए डरते डरते इस रास्ते को पार किया। दूसरे दिन लेखक और सुमति घोड़े पर सवार होकर आगे की चढ़ाई करने लगे और अब वो समुद्र तल से तकरीबन 17-18 हज़ार फीट की ऊंचाई पर थे। ये वहाँ की सबसे ऊंची जगह थी और इस स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जिसे पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगी कपड़े की झाड़ियों से सजाया गया था। अब लेखक और उसके साथी को बराबर नीचे उतरना था। लेखक कहते हैं कि जितनी चढ़ाई मुश्किल थी उतनी उतरना या उतराई नहीं। उनका घोड़ा थोड़ा धीमे चलने लगा। लेखक को लगा शायद वो थक गया होगा। धीरे चलने के कारण लेखक सुमति और अन्य साथियों से पिछड़ गया और रास्ता भी भटक गया, जिस वजह से सुमति लेखक पर क्रोधित हुए। लेखक द्वारा कारण बताने पर उनका गुस्सा शांत हो गया। अब वे लोग लंगकोर पहुँचे, जहाँ पर सुमति के अच्छे यजमान थे। यजमान कौन होते हैं? हम किसी के घर जाते हैं तो हम मेहमान हैं, और जो हमें अटेंड कर रहे हैं, जिनके घर हम जा रहे हैं, वो क्या हैं? हमारे यजमान हैं। तो वहाँ पर ये लोग रुके और वहाँ पर इन्होंने पहले चाय सत्तू खाया और रात को गर्मा गर्म थुक्पा पिया। अब ये थुक्पा क्या है? ये मूली, चावल और मांस के साथ मिलकर बनाया जाने वाला एक खाने का पदार्थ है। यहाँ से आगे चलकर लेखक तिंगरी के विशाल मैदान में पहुँचते हैं, जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और एक टापू के जैसा लगता है। टापू मतलब आइलैंड के समान। उस मैदान के बीच में एक छोटी सी पहाड़ी है, जिस पहाड़ी का नाम लेखक बताते हैं क्या है? तिंगरी समाधि गिरी। यहाँ के आसपास के गांव में सुमति के बहुत ज़्यादा जानकार थे, जिन्हें सुमति गंडे या ताबीज़ बनाकर देते थे, क्योंकि जो सुमति थे वो मंगोल जाति के बौद्ध भिक्षु थे और बोध गया से लाए कपड़े से वो उन लोगों को ताबीज़ बना कर के देते थे। ज़्यादा मांग होने पर और बोध गया से लाए कपड़े ख़त्म हो जाने पर लेखक कहते हैं कि वो किसी भी कपड़े से ताबीज़ बनाकर उनको दे दिया करते थे। लेखक को लगा कि अगर सुमति जगह जगह जाकर के ये तावीज़ बना कर के देंगे तो उसकी वजह से उन्हें बहुत समय लगेगा और लेखक को भी इस वजह से देर हो जाएगी, वो लेट हो जाएंगे। तो उन्होंने सुमति को कहा कि वो उनके साथ चलें, वो यहाँ नहीं रुकेंगे अब ज़्यादा, और उनका जितना भी नुकसान है वो उसके पैसे उनको दे देंगे। अगले दिन लेखक और सुमति अपनी आगे की यात्रा के लिए निकले शेखर विहार की ओर।
लेखक लिखते हैं कि तिब्बत की जो ज़मीन है वो बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है और इनमें से ज़्यादा हिस्सा मठों या विहार के हाथ में है। मठ क्या होते हैं बेटा? मठ वो जगह होती हैं जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए उसको मज़दूर जो होते हैं वो बेगार में मिल जाते हैं। बेगार का क्या मतलब होता है? बिना मजदूरी उनको दिए उनसे काम ले लिया जाता है। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों या विहारों के हाथ में है, तो वहीं से वो भिक्षु उसको देखने के लिए आता है, जो जागीर के आदमियों के लिए किसी राजा से कम हैसियत का नहीं होता। शेखर विहार के जो मुखिया भिक्षु थे, जिनका नाम नमसे है, वो एक बहुत भद्र पुरुष थे और वो लेखक से बहुत प्रेम से मिले। लेखक कहते हैं कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थीं। अब ये कंजूर क्या है? कंजूर बुद्ध के वचनों का, बुद्ध की कही गई बातों का हाथों से लिखा हुआ अनुवाद है। अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन है, क्योंकि बुद्ध के वचन पाली प्राकृत भाषा में हैं और उनको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। तो वहाँ पर बुद्ध के लिखे हुए वचनों की 103 पोथियाँ मतलब पुस्तकें उनको मिल गईं। लेखक लिखते हैं कि एक एक पुस्तक 15-15 सेर से कम नहीं थी। मतलब 15 सेर का मतलब 1 किलोग्राम से थोड़ा कम, तकरीबन 700-750 ग्राम की वो एक पुस्तक थी। और लेखक को उनको पढ़ने में मज़ा आने लगा, इसलिए उन्होंने सुमति को वहाँ से जाने के लिए कह दिया और खुद उन पुस्तकों को पढ़ने में मग्न हो गए। अगले दिन सुमति वापस लौट आए और लेखक को लेकर उन्होंने आगे की यात्रा शुरू की। इस पाठ में बेटा हमने तिब्बत की सभ्यता संस्कृति, वहाँ के रहन सहन, वहाँ की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति के बारे में जाना।